नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, चुनाव का दौर हो और साम दाम दंड भेद ना हो, एक दूसरे को पिछाड़ने की होड़ में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर ना हो, ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं होगा आपने। ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगेंगे, पर लगेंगे, परंतु कुछ बचाव के साथ लगेंगे। आज हम बिहार के चुनाव पर एक बार फिर से विश्लेषण करेंगे और बिहार के चुनाव में कौन किसके साथ है, कौन किसकी गोदी में बैठा हुआ है, कौन किसको सपोर्ट कर सकता है, कौन किससे दूर हट सकता है, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में आखिर होने वाला क्या है, चुनाव के बाद होने वाला क्या है, या बीच चुनाव में भी क्या खेल होने वाला है। चुनाव में वोट किसके किसको मिल सकते हैं, किसके किसको नहीं मिल सकते हैं, इसका पूरा विश्लेषण आज मैं आपको करके बताऊंगा। पहले मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो से। एक वीडियो है, ये अमित शाह मिलने गए हैं नीतीश कुमार से। जो मिलने गए हैं, जिससे मिलने गए उस पार्टी के 2 आदमी हैं और जो मिलने गए वो 5 आदमी हैं। अमित शाह है, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो है, उसके अलावा जो इंचार्ज है वो है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। मेरे आकलन से आज आपको यह पता चलेगा कि आखिर कौन सा दल किसके साथ जा सकता है कह रहा हूं मैं। नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जरूर, परंतु जंगल राज पर नहीं बोलेंगे। अगर जंगल राज पर बोलेंगे तो लालू का इतिहास सामने खुलकर आ जाएगा और उसका असर कहीं ना कहीं तेजस्वी पर पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी पूरे चुनाव में आप देख लेना, जंगल राज का जिक्र नीतीश कुमार नहीं करेंगे। आरजेडी जेडीयू के खिलाफ बोलेगी, जेडीयू की नीतियों के खिलाफ बोलेगी, जेडीयू के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ बोलेगी, बीजेपी के खिलाफ बोलेगी। बीजेपी के उनको बताएगी 11 साल 15 साल में इन्होंने क्या किया है, बीजेपी ने पिछड़ों के साथ क्या किया, दलितों के साथ क्या किया, ये सब बोलेगी आरजेडी, परंतु नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। बीजेपी अपने तरीके से नीतीश की सरकार का प्रचार करेगी कि इन्होंने ये काम किए। विपक्षी दलों को निशाने पर लेगी, कांग्रेस को निशाने पर लेगी, जंगल राज को आरजेडी को निशाने पर लेगी, परंतु नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे इसका जिक्र नहीं होगा। कांग्रेस अपने तरीके से बीजेपी को घसीटेगी, जेडीयू के खिलाफ कम बोलेगी। बीजेपी के अलावा आरएसएस और दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करना और गरीबों के उद्धार के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में घोटाले, इस तरह के मुद्दे उठाएगी, परंतु नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। एएमआई जो असदुद्दीन ओवैसी की है वो बीजेपी को निशाने पर लेगी, कांग्रेस को निशाने पर लेगी, परंतु जनता दल यूनाइटेड को निशाने पर नहीं लेगी और ना ही आरजेडी को लेगी, ना ही आरजेडी के किसी भी तरह के कोई उसको उजागर करने का कोशिश करेगी या जनता दल यूनाइटेड की कोशिश करेगी। अब रह जाते 4 महारथी। 4 में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और साहनी और एक चिराग पासवान। जो जीतन राम मांझी है 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी 2 सीटें जितवानी है, उसके लिए वो नीतीश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस को और अन्य दलों को वो निशाने पर लेंगे। आप ये भी देख लेना। बचे उपेंद्र कुशवाहा का मैं कोई जिक्र नहीं कर सकता, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका किस समय कहां मन लग जाए कोई नहीं जानता। अब बचे चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा उनके सामने जो कैंडिडेट जेडीयू और बीजेपी जेडीयू ने दे दिए हैं, उनका क्या हाल होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा।
5 सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी आमने सामने है। एक और खिलाड़ी है जिन्हें शायद आप भूल रहे हैं, मैं नहीं भूला, मैं उनका जिक्र अलग से करना चाहता था, वो है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं तो दूसरे नंबर पर आऊंगा और आरजेडी तीसरे नंबर पर जाएगी। एक बार सुन लीजिए। परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव हम करने वाले हैं। प्रशांत कुमार किसकी तरफ से बोलेंगे? प्रशांत कुमार बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, प्रशांत कुमार कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, प्रशांत कुमार एमआईएम के खिलाफ बोलेंगे, बाकी दलों के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ बहुत कम बोलते नजर आएंगे। और जंगल राज का तो वो कभी जिक्र भी नहीं करेंगे, ना ही नीतीश कुमार की सेहत का जिक्र करेंगे। मैं आपको एक और खबर आपको बताता हूं कि अब नीतीश कुमार के ख्वाबों में सुशील शिंदे महाराष्ट्र के और अजीत पवार आने शुरू हो गए। उन्हें लगता है कि बीजेपी मुझे चुनाव के बाद किनारे कर देगी, परंतु ये दो महारथी जो सामाजिक एकता से, सामाजिक न्याय की उससे निकल कर दो महारथी आए हैं बिहार में, वो उन दोनों का जोड़ अगर हो गया, उन दोनों की बातचीत जिस तरह से चल रही है और वो चीजें पटरी पर आ गई, तो बिहार में चाहे तेजस्वी मुख्यमंत्री बने या नीतीश बने, दोनों में से एक बनेगा, क्योंकि नीतीश किसी भी कीमत पर बीजेपी के मुख्यमंत्री को नहीं बनने देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अमित शाह वो बोल रहे हैं कि हम इस बार एनडीए रिकॉर्ड तोड़ देगी, परंतु मुख्यमंत्री कौन होगा उसका जिक्र नहीं करेंगे। सुन लीजिए। वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अब सवाल उठता है, अगर अमित शाह के बोलों पर जाया जाए तो क्या बीजेपी अपने बूते सरकार बना सकती है? 101 सीट पर बीजेपी है और 42 सीटों पर उसके साथ वाले चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है। क्या ये इतनी सीट जीत सकते हैं? बहुत अजीब सवाल है। क्या अगर प्रशांत कुमार की बातों पर आया जाए तो क्या प्रशांत कुमार दूसरे नंबर पर अपने आप को बता रहे हैं और बीजेपी साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? सवाल अच्छा है, परंतु क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो क्या नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट हैं वो मिलकर सरकार बना लेंगे? सवाल कुछ अजीब है। जब पहले और दूसरे नहीं बना पाए तो तीसरे, चौथे, पांचवें क्या सरकार बना लेंगे? इन्हीं सब सवालों के बीच संजय झा क्या बोल रहे हैं, एक बार देखिए। बाद विड्रॉल होता है और उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो कैंपेन जब शुरू होगा सारे लोग एक साथ दिखेंगे। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस संजय झा और ललन सिंह दो ऐसे नेता हैं जो इस समय अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा आरसीपीसी का जो सिंह थे, इसी के जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे, वो भी एक समय में बीजेपी की गोद में बैठ गए थे। वो आजकल कहां है किसी को पता नहीं है, परंतु इस समय ये दोनों नेता काफी प्रभावी है। एक मंत्री है और एक जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो क्या चुनाव बाद जनता दल को ये तोड़ देंगे?
क्या आपको लगता है कि माइनस नीतीश कुमार बीजेपी सरकार बना सकती है? बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल कुछ अजीब भी लगता है। सवाल यह भी है, क्या जनता दल और आरजेडी का पैक्ट हो जाएगा? अगर ललन सिंह और संजय झा अपना खेल कर गए तो क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड में अगर कुछ समर्थक उनके साथ चले गए, बीजेपी के साथ विधायक जीतकर, तो जनता दल का यूनाइटेड का क्या होगा? इसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने तय किया है कि हम किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को यहां घुसने नहीं देंगे। अगर घुसेगा तो उसे यहां से भगाया जाएगा। इसीलिए दोनों के बीच में एक पैक्ट हो गया है कि चाहे मुख्यमंत्री मैं बनूं या तुम बनो, परंतु मुख्यमंत्री हम दोनों परिवारों में से ही एक बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत कुमार जो बोल रहे थे, अभी आपने सुना, प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि जनता दल जो आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर वाला क्या तीसरे नंबर वाला चौथे नंबर वाले के साथ मिलकर सरकार बना लेगा? सवाल यह भी उठता है। क्या जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी? सवाल यह भी उठता है। क्या माइनस नीतीश कुमार बीजेपी सरकार बना लेगी? सवाल यह भी अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या माइनस नीतीश कुमार आरजेडी सरकार बना लेगी? सवाल यह भी बहुत बड़ा है। सभी सवालों के जवाब ये है कि कोई भी सरकार, या यूं कहे बिहार में सरकार उसकी बनेगी जिसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार चाह लेंगे। प्रशांत कुमार हो सकता है खाता ना खुल पाए। बीजेपी 100 में से कितनी सीटें जीतेगी कोई नहीं जानता। अगर महाराष्ट्र वाला खेल और हरियाणा वाला खेल हो गया फिर तो किसी का कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो आराम से बीजेपी सरकार बना लेगी। और अगर चुनाव फेयर तरीके से हुआ और सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े तो खेल कुछ और भी हो सकता है। खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु इतना अभी लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ये दो महारथी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ चुनाव के बाद आ सकते हैं। एक और सवाल मैं आपको यहां विश्लेषण बता देता हूं। जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और वो उसके सामने लड़ रहे हैं, इसके अपना चिराग पासवान के सामने, उस समय नीतीश कुमार के वोटर आरजेडी को वोट करेगा ओबीसी वर्ग की वजह से। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं या सहनी के सामने लड़ रहे हैं, उस कंडीशन में आरजेडी का वोटर किसको वोट करेगा? आप खुद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं। उस समय आरजेडी का वोटर जेडीयू को वोट करेगा, परंतु जेडीयू में भी प्रत्याशी देखा जाएगा। कहीं ये प्रत्याशी ललन सिंह का तो नहीं है, कहीं ये प्रत्याशी संजय झा का तो नहीं है, उसका भी वोटर को ध्यान रखना पड़ेगा। और वोटरों को बाकायदा ये बातें समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जो बिहार के लिए गद्दार है उनको गद्दारों को गद्दारी सिखाएं और जो बिहार के लिए वफादार है उनको वफादारी सिखाएं। इतना तय है। मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो खेमों में बटे हुए पार्टी है, दल है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों किसको पटकी देगा, कौन किसको पटकी दे रहा है कोई नहीं जानता। परंतु मेरी इन बातों से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि कौन किसके साथ आकर खड़ा हो सकता है और कौन किसको पटकी दिला सकता है। समझ गए होंगे ना? नहीं समझे तो फिर मैं कल फिर समझाऊंगा आपको और फिर मैं बताऊंगा कि कौन किसके साथ आ सकता है, कौन किसके साथ गद्दारी कर सकता है, कौन किसके साथ धोखा कर सकता है। क्योंकि राजनीति में धोखा आम बात है। जब बीजेपी कई प्रदेशों में सरकार दूसरे की सरकार को तोड़कर सरकार बना सकती है, तो हो सकता है यहां भी कुछ चक्कर चल जाए, या अगर चुनाव आयोग का चक्कर चल गया तो फिर तो किसी की लड़ाई नहीं है। फिर तो 142 जो बीजेपी के साथ है वो तो है ही है। जनता दल यूनाइटेड की भी मजबूरी हो जाएगी और बाकी आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।